हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज है वो अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक समीक्षा, जो कि आरएस प्री में है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि उससे लगभग है वो 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं। आरएस प्री 2023 में पूछे गए थे, यानी कि परसेंटेज में बात करें टोटल कितने परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं, तो 12 से 13% है वो इस आर्थिक समीक्षा का वेटेज होता है। तो इसलिए है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट आर्थिक समीक्षा, तो इसको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आज अपन है वो इसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं आर्थिक समीक्षा का, यानी कि ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। एक पूरा ओवरव्यू लेते हैं इसका कि क्या होती है जीडीपी, क्या जीएसडीपी, जीडीपी, एनएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये क्या होती है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। और इसके जो कंसेप्ट है और जो डाटा है उसके बारे में आज अपन देखेंगे। यानी कि पहला चैप्टर आज शुरू करते हैं आर्थिक समीक्षा का बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, यानी कि ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, आर्थिक समीक्षा। पहले तो देखते हैं कि होती क्या है आर्थिक समीक्षा, क्या होती है। तो आर्थिक समीक्षा वही गवर्नमेंट का जो एक डाटाओं का संग्रहण होता है, यानी कि पिछले वर्ष में गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, उनकी जो कार्य योजना होती है उसके बारे में विवरण होता है कि हमने ये योजना चला रखी है, जन कल्याणकारी योजना, फ्लैगशिप योजना है, और इतना हमने उधार ले रखा है, और इतना हमारे पर राजकोषीय घाटा है। ये सारी है वो तमाम जानकारी इस आर्थिक समीक्षा में होती है। और सरकार इसके माध्यम से ये भी बताती है कि हमने ये कार्य किए हैं, ताकि लोग जाने उसको, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लोग जाने। और न केवल लोगों के लिए बल्कि इससे वो विपक्ष को भी बताने के लिए इसमें डाटा जारी किए जाते हैं, क्योंकि विपक्ष भी वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई अब ये योजना है जो इरिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, अभी भी आपने इसको क्यों चला रखी है, इसको फंडिंग क्यों कर रहे हो, और इतना घाटा है, इतना उधार लग रहा है। तो विपक्ष भी क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर विधानसभा में, और लोग भी जाने की है वो सरकार ने वो जनता के लिए क्या क्या कार्य किए है, तो उसके लिए वो आर्थिक समीक्षा है वो जारी की जाती है। और आर्थिक समीक्षा है वो बजट और आर्थिक समीक्षा में क्या अंतर है उसको अपन देख लेते। तो बजट है वो अगले वित्त वर्ष का होता है, जिसमें अनुमानित आंकड़े होते हैं, जबकि आर्थिक समीक्षा वो पिछले वित्तीय वर्ष की होती है। और उसमें वो इसलिए वो आर्थिक समीक्षा में लिखते हैं 2023-24, अभी जो आर्थिक समीक्षा है वो 2023-24 के है, जबकि बजट है 2024-25। बजट अगले वर्ष वित्तीय वर्ष का होता है, जबकि आर्थिक समीक्षा वो पिछले वित्तीय वर्ष की होती है। इसीलिए लिखते हैं कि आर्थिक समीक्षा जो न्यूनतम आर्थिक समीक्षा वो आर्थिक समीक्षा 2023-24 की है। तो ये अपने बात की आर्थिक समीक्षा क्या होती है। और अपन अब देखें कि ये राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। तो आरएस प्री के मामले में तो राजस्थान की इकोनॉमी और आर्थिक समीक्षा वो एक ही है, इसमें वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आर्थिक समीक्षा कह दो या फिर राजस्थान की इकोनॉमी, हाँ मेंस में ज़रूर थोड़ा फर्क है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को लिखना होता है और उसमें वो काफ़ी एलोबरेट करना होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी प्री में तो राजस्थान की इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिव्यू सेम है। तो अब अपन देखते हैं कि जो इकोनॉमी, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, वो इस कितनी महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंसी। तो ये तो आपको पता चल गया होगा इतने दिनों से, यानी कि लगभग जैसा कि मैंने बताया कि 12 से 13% है वो इसका वेटेज होता है क्वेश्चन। यदि 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 12 क्वेश्चन है वो इस इकोनॉमिक रिव्यू से है। टोटल क्वेश्चन 150 में से वो 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल इकोनॉमिक सर्वे से। तो इसलिए वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना जरूरी है। और चलिए तो अपन वो शुरू करते हैं आज का जो पहला चैप्टर है आर्थिक समीक्षा का बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, यानी कि ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जिसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो जीडीपी यानी कि राज्य की बात करें तो जीएसडीपी, फिर एनएसडीपी, फिर पर कैपिटा इनकम, फिर जीएसवीए और जीएफसीएफ। इसके वो ये जो सूचक इंडेक्स है इसके बारे में अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे, यानी कि ओवरव्यू लेंगे कि हमारी जीडीपी टोटल कितनी है, जीएसवीए कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, इसके बारे में आज की क्लास से वो रहेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जीएसडीपी यानी कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी जैसे कि भारत की बात करें जीडीपी, और स्टेट की बात करें तो जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये क्या होता है जीडीपी।
तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि इसकी क्या परिभाषा होती है। जीडीपी क्या होती है? एक वित्तीय वर्ष में निश्चित समयावधि में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लिया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसका कंसेप्ट है वो ध्यान रखना, क्योंकि डाटा तो फिर भी है वो आगे बहुत रिपीट होकर याद हो जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसकी परिभाषा में है वो 4 चीज़ें शामिल होती है, जैसा कि भी बताया कि एक निश्चित वित्तीय वर्ष में, एक निश्चित वर्ष में जीडीपी 1 वर्ष से कम पर समयावधि पर निकाली जाती है, लेकिन जनरली है वो 1 वर्ष की निकाली जाती है। एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, और वो उत्पादित कहाँ होने चाहिए? किसी विद इन ए बाउंड्री टाइम, मतलब किसी देश के घरेलू क्षेत्र में। तो इसमें वो 4 चीज़ें क्लियर होती है इसकी परिभाषा में। हाँ, 1 वर्ष यानी कि निश्चित समय अवधि, 1 वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, इसमें वो क्या लिया जाता है? अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं ली जाती है। और उसका क्या मौद्रिक मूल्य? ऐसे तो वस्तुएं तो बहुत होती है सभी के, तो जीडीपी में कैसे गिनती करेंगे? तो इसका वो मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं टोटल, उसका वो मौद्रिक मूल्य। और कहाँ पर वो उत्पादन होने से? ये घरेलू क्षेत्र में, किसी देश के घरेलू क्षेत्र में। जैसे कि मान लो कोई भारतीय है वो जर्मनी में जाकर वहाँ पर कोई चीज़ों को प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो है वो क्या जीडीपी में आएगी? नहीं, वो जीडीपी नहीं आएगी, क्योंकि उसका उत्पादन है वो भारत में नहीं हो रहा, उसका उत्पादन जर्मनी में हो रहा है। और अब मान लो कि कोई जर्मनी का व्यक्ति और वो भारत में प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या ये जीडीपी में गणना की जाएगी? इसको इंक्लूडिंग किया जाएगा? यस, इसको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? भारत में। तो ये घरेलू क्षेत्र मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि किसी देश के घरेलू क्षेत्र में वो चीज़ों का वो उत्पादन होना चाहिए। और विद इन टाइम पीरियड, यानी कि एक निश्चित समयावधि में वो वस्तुओं का उत्पादन, उसको इंक्लूडिंग किया जाता है। और वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, सभी को इंक्लूडिंग नहीं किया जाता। अंतिम का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री है जो है वो कार बनाती है, तो कार में है वो कोई मान लो कोई कंपनी है वो उसकी बॉडी बनाती है कार की, कोई मान लो उसके वो टायर बनाती है, गाड़ी के टायर बनाती है, और कोई कंपनी मान लो इंजन बनाती है। तो इसको है वो मान लो ये पूरी गाड़ी तैयार होगी गाड़ी, ठीक है। अब इसकी कीमत है 10 लाख, तो है वो अब इसको इंक्लूडिंग, क्योंकि ये मध्यम वस्तु, इसको इसमें इंक्लूडिंग नहीं किया जाएगा। ऐसे तो कि मान लो बॉडी के 4 लाख और टायर के वो मान लीजिए वो 2 लाख टायर के, और गाड़ी कितने की? 10 लाख। तो टोटल जीडीपी कितनी हुई? 10 से 8 14 और 2 16। ऐसे तो है वो जीडीपी कितनी हुई? 16 लाख। लेकिन ये तो इसमें इंक्लूडिंग हो गई, टायर और बॉडी तो इस गाड़ी में आ गए, तभी तो गाड़ी बनी। तो इसको मध्यम जो वस्तु है उसको इंक्लूडिंग नहीं किया जाता है, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को इंक्लूडिंग किया जाता है। यानी कि ये तो इसमें इंक्लूडिंग हो गई, तो जो मध्यम वस्तु है उसको इंक्लूडिंग नहीं किया जाता है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसडीपी में लिया जाता है। और वस्तुओं तो वैसे तो बहुत वस्तुएं होती है, जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आपकी जीडीपी कितनी है, तो आप कहोगे मेरे पास है वो इतने मोबाइल है, इतनी कार है, इतने कपड़े हैं। लेकिन उसका क्या माप? ऐसे तो है वो गिनते रहेंगे पूरे देश में, तो भी कोई पार नहीं होगा। लेकिन उसकी वो क्या निकाला जाता है? मौद्रिक मूल्य। कि भाई आप तो सीधे सीधे ये बताओ दो आपके पास है वो कितने पैसों की चीज़ें हैं, कितने रुपये की चीज़ है, तो उसको वो टोटल इंक्लूड किया जाता है। तो ये वो जीडीपी गणना में आसानी रहती है। तो ये जीएसडीपी, अब अपन देख लेते हैं कि हमारे जो राजस्थान के वो जीएसडीपी कितनी है, उसके डाटा देख लेते हैं। राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो कितनी है? और ये है वो दो, मतलब है वो जो जीडीपी है वो 2 मूल्यों पर निकाली जाती है, एक तो आधार वर्ष और एक प्रचलित कीमत। आधार कीमतों पर बुनियादी मूल्य वो वहाँ पर, और एक प्रचलित। जैसे मान लो इसको वो एक उदाहरण से समझ जाए, कोई किसान कहता है कि ये जी मेरे है वो पिछले साल की तुलना में इस बार है वो प्रोडक्शन में है वो 30% की वृद्धि हुई है। तो अब अपन क्या समझेंगे? 30%, किसका 30%? कोई आधार तो होना चाहिए कि भाई उसका 30% प्रोडक्शन हुआ है। ये तो बात है वो एक अधूरी सी हुई। तब तक आधार पता नहीं चलता, तब तक है वो वास्तविक है वो उसका प्रोडक्शन का पता नहीं लगा सकते। ठीक इसी प्रकार जो जीएसडीपी या जीडीपी होती है उसमें भी एक आधार वर्ष लिया जाता है, ताकि रियल ग्रोथ कितनी हुई थी, रियल उत्पादन कितना हुआ है, उसका वो अपन को वो पता चल सके। तो है वो ये जो जीएसडीपी है वो 2 कीमतों पर निकाली जाती है, एक तो स्थिर मूल्य और एक है वो प्रचलित कीमत। प्रचलित कीमत है इसमें वो कौन से मूल्य लिए जाते हैं? तो इसमें वो 2000, जैसे अभी 2023-24 के वो मूल्य लिए जाते हैं।
जबकि जो स्थिर कीमत होती है उसमें वो एक स्थिर वर्ष मान लिया जाता है और उस वर्ष में वो ज़्यादा कोई किसी कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, सब कुछ सही रहता है, तो उस वर्ष को वो स्थिर वर्ष मान लिया जाता है। तो जो जीएसडीपी या जीडीपी की गणना होती है वो 2011-12 इसको है वो स्थिर वर्ष माना गया है, जो या फिर बुनियादी वर्ष, सॉरी आधार वर्ष कहते हैं इसको, आधार वर्ष। इस आधार पर वो जीडीपी की गणना की जाती है, इस और जो कीमतें ली जाती है वो इस वर्ष की ली जाती है। जबकि प्रचलित मूल्य में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो वस्तुओं का मूल्य उत्पन्न हो रहा है, उसकी जो है वो कीमतें ली जाती है वो है वो 2023-24 की ली जाएगी। तो इसमें तो क्या होता है, इसमें तो महंगाई भी शामिल होती है। जैसे मान लो उदाहरण से अपन समझते हैं कि कोई है वो कार निर्माता कोई कंपनी है, वो है वो 2011-12 में है वो 10 कारों का उत्पादन कर रही थी, और अब है वो कितने, और उसका एक कार का मूल्य तो मान लो 5 लाख, तो अब 10 कारों का मूल्य कितना हुआ, 50 लाख टोटल, ठीक है। लेकिन अब है वो 2023-24 है और उसमें भी वो कार निर्माता 10 कारों का निर्माण कर रही है और उसका मूल्य बढ़ गया है वो 10 से 20 लाख हो गया। तो अब है इसका वो मौद्रिक मूल्य, टोटल मूल्य कितना हुआ, 2 करोड़ रुपये, यानी कि एक कार का मूल्य है वो 20 लाख रुपए और वो 10 कारों का निर्माण कर रही है, तो कितना हुआ 20 लाख और 2 मतलब 2 करोड़ रुपए। जबकि इसमें वो कितना है 50 लाख। तो अपन वो क्या कहेगी कि मेरी जीडीपी इतनी वृद्धि हुई 50 लाख से 2 करोड़ रुपए। जबकि वास्तविक उत्पादन देखें तो यहाँ पर भी 10 कारें बन रही है और यहाँ पर भी 10 कारें बन रही है। कारों का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 0, प्रोडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये क्या, इसमें जीडीपी में वृद्धि कैसे हुई, ये है वो महंगाई के कारण वृद्धि हुई। क्योंकि पहले वो कारों का मूल्य था जो 50 लाख और मतलब 5 लाख, एक कार का मूल्य 5 लाख था, अब है वो एक कार का मूल्य है वो 20 लाख रुपए है। तो ये तो महंगाई में वृद्धि के कारण है वो जीडीपी में वृद्धि हुई। तो ऐसे तो आप है वो महंगाई बढ़ाकर है वो जीडीपी को बढ़ते हुए दिखाना, ये कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो इसलिए है वो जो वास्तविक ग्रोथ है वो स्थिर मूल्य पर है वो बताती है, क्योंकि प्रचलित मूल्य पर है वो महंगाई शामिल होती है। तो वास्तविक ग्रोथ है वो स्थिर मूल्य या बुनियादी वर्ष पर ही निकाली जाती है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें जो जीएसडीपी उसके क्या डाटा है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में ज़्यादातर डाटा फैक्ट पूछे जाते हैं। और ये फैक्ट मैं बता दूं कि आपके जो अगले चैप्टर है उसमें, जैसे कि जो सेवा क्षेत्र तो उसका एक अलग चैप्टर है, उद्योग क्षेत्र तो उसका भी एक अलग चैप्टर है, कृषि क्षेत्र तो उसका भी एक अलग चैप्टर है। तो ये डाटा बार बार रिवाइज होंगे, आपको याद हो जाएंगे, इसको लेकर आप चिंतित ना रहें। लेकिन इसका वो फिर भी अपन डाटा देख लेते हैं एक बार कि जो जीएसडीपी है राजस्थान की, उसमें है वो कितना स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्य। ये तो आपको समझ में आ गया होगा स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य क्यों इस पर दोनों पर अलग अलग क्यों निकाली जाती है, क्योंकि ये वास्तविक ग्रोथ नहीं बताती, इसमें वो महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। जबकि ये है वो वास्तविक ग्रोथ है वो प्रोडक्शन उसका है वो उसको है वो बताती है। तो जीएसडीपी हमें राजस्थान का जो बात करें, राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, तो जो स्थिर मूल्य है वहाँ पर है वो स्थिर मूल्य पर 8.45 लाख करोड़, ये स्थिर मूल्य पर है। और अगर बात करें अपन प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, तो वो है वो 15.28 लाख करोड़, 15.28 लाख करोड़ है वो रुपए है वो राजस्थान की जो प्रचलित कीमत पर जीडीपी। क्योंकि प्रचलित में वो महंगाई का प्रभाव शामिल है, तो स्वाभाविक बात है कि ये वो इससे वो अधिक ही होगी। और इसमें वो वृद्धि दर कितनी है, ग्रोथ रेट, वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर है राजस्थान की जीएसडीपी में कितनी वृद्धि दर है, तो राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर है वो 8.03%। जबकि जो प्रचलित मूल्य है जिसमें वो वर्तमान कीमतों को दिया जाता है उसमें वो वृद्धि दर कितनी है, तो उसकी बात करें तो उसमें वृद्धि दर है वो 12.56%, 12.56% है वो राजस्थान की जीडीपी में प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर है। और जबकि है वो स्थिर मूल्य पर 8.03% वृद्धि दर है। इसको भी डाटा है वो आपको याद हो जाएंगे आसानी से, 1-2 बार पढ़ोगे तो लिख कर याद करोगे तो आप आसानी से याद हो जाएंगे। और भी है वो ये रिवाइज होते रहते हैं, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित न रहे कि डाटा पहले चैप्टर में, क्योंकि ओवरव्यू ले रहे हैं, पहला चैप्टर ओवरव्यू, तो इसमें वो जीडीपी जीएसडीपी सबको है वो इंक्लूडिंग किया जाता है। अब अपन देखते हैं जो जीडीपी होगी, मेरे ख्याल से आपको जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। जरूरी है कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, डाटा तो फिर भी याद हो जाते हैं। तो अब अपन देखते हैं एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या हुआ, जो जीडीपी वो क्या शुद्ध नहीं थी, नहीं वो शुद्ध थी, लेकिन उसमें भी एक कमी थी। अब देखो मान लीजिए कोई कंपनी है जो कार बनाती है,
वो कार है वो 10 लाख रुपए में उसने वो बेच दी, किसी ने खरीदी, मान लो 10 लाख रुपए में कार खरीदी। जब 1 साल हुआ तो अब किसी ने खरीदी, जब 1 साल हुआ तो उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारी जीडीपी कितनी है, तो उसका वो कितना गिनता है कि मेरे 10 लाख की कार है और भी जो चीज़ें थी वो बताता है। लेकिन क्या ये 1 साल बाद, 1 साल बाद भी क्या 10 लाख की रहेगी? 1 वर्ष बाद इसका वो इसकी जो घिसावट भी होगी तो 1 वर्ष बाद ये वो 10 लाख की न रहकर मान लीजिए 8 लाख की रहेगी, क्योंकि इसमें वो क्या घिसावट हुई है। तो ये वो 1 साल बाद तो फिर अब इसका मूल्य सेम थोड़ा ही रहेगा, कम होगा। तो इस प्रकार जो जीडीपी में, तो जो जीडीपी होती है उसमें तो इसको इंक्लूड किया जाता है 10 लाख, 1 साल बाद भी 10 लाख है वो इसको माना जाता है कि कीमत कितनी थी, 10 लाख में खरीदी तो 10 लाख मान लिया जाता है। लेकिन अब इसमें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निकालते हैं, एनएसडीपी मतलब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो इसमें क्या होता है, जो मूल्य ह्रास हुआ है, जो घिसावट हुई है, उसको उससे वो लेस कर दिया जाता, निकाल लिया जाता, ताकि वो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का पता चल सके। तो इसमें वो क्या होता है, एनएसडीपी में एनएसडीपी बराबर जीएसडीपी, यानी कि जो राजस्थान की जीडीपी है जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास, जो गिरावट हुई है, जो कमी हुई, उसको उसमें से वो घटा दिया जाता है, ताकि वास्तविक जो प्रोडक्शन है, शुद्ध प्रोडक्शन उसका है वो पता चल सके। तो जैसे कि मान लीजिए तो एनएसडीपी मतलब कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब जो इसका फॉर्मूला वो ध्यान रखना, एनएसडीपी बराबर जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास, यानी कि जो घिसावट होती है उसको है वो उसमें से वो निकाल लिया जाता है, ताकि वो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो शुद्ध है वो उत्पाद हुआ है उसका है वो उसके बारे में अपन को है वो पता चल सके। तो ये जीएसडीपी का जो फैक्टर मतलब जो सूत्र है उसको याद रखना। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान की जो जो एनएसडीपी है उसमें उसके वो अपन डाटा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर डाटा ही पूछे जाते हैं। तो एनएसडीपी है वो राजस्थान की जो स्थिर मूल्य, जैसा कि स्थिर और दोनों कीमतों पर निकाले जाते हैं, स्थिर और प्रचलित दोनों मूल्यों पर है वो राजस्थान की है वो जीडीपी जीएसडीपी सब निकाले जाते हैं। तो एनएसडीपी अपन बात करें तो एनएसडीपी मतलब इसमें से जो घिसावट हुई है उसको निकाल लिया जाता है। तो जीएसडीपी से एनएसडीपी कम होगी या अधिक होगी, ये देखो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करके बता दो कि जीएसडीपी है राजस्थान की, उससे वो एनएसडीपी कम होगी या अधिक होगी। तो स्वाभाविक बात इससे तो कम ही होगी, क्योंकि इसमें से तो जो मूल्यह्रास हुआ है उसको वो आपने वो लेस कर दिया है। तो जो स्थिर मूल्य पर जो राजस्थान की जो एनएसडीपी है वो कितनी है, तो वो 7.41 लाख करोड़, जबकि जो प्रचलित मूल्य है उस पर है वो कितनी है राजस्थान की, जो 13.69 लाख करोड़। ये वो स्थिर मूल्य पर है और ये है प्रचलित मूल्य पर। अब अपन इसकी बात करें, इसकी ग्रोथ रेट वृद्धि दर कितनी है स्थिर मूल्य पर, इसकी वृद्धि दर है वो एनएसडीपी की जो वृद्धि दर है वो कितनी है, तो अपन बात करें एनएसडीपी की वृद्धि दर तो वो कितनी है, इसके मतलब जो स्थिर मूल्य पर एनएसडीपी वृद्धि दर है 8.10%। जो जीएसडीपी थी उसकी कितनी थी 8.03, तो इसमें वो 8.03%, तो इसमें वो 0.07 है वो इसमें जोड़ना है। तो ये किसकी आएगी वृद्धि, किसकी वृद्धि आएगी, एनएसडीपी। तो इससे वो आप है वो इसको है वो इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हो, यानी कि 8.10% है वो राजस्थान की एनएसडीपी में स्थिर मूल्य पर वृद्धि हुई है। जबकि अपन बात करें प्रचलित मूल्य पर तो वहाँ पर कितना था, यानी कि जीएसडीपी में प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी में प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर कितनी थी, तो 12.56% थी। तो इससे अब इसको भी रिलेट करके आप याद रख सकते हो। तो इसकी कितनी है 12.70%, जस्ट थोड़ा सा ही फर्क है, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है 0.07 का। तो अपन बात करें जो एनएसडीपी उसमें स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितनी है, स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितनी है, थोड़ा इश्यू हो गया था। तो चलिए अपने एनएसडीपी की बात की। एनएसडीपी का फॉर्मूला होता है जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास, यानी कि घिसावट को निकाल लिया जाता है, जो चीज़ों की घिसावट होती है उसको। और इसके स्थिर मूल्यों पर है वो राजस्थान की जो एनएसडीपी वो 7.41 लाख करोड़ है, और जबकि प्रचलित मूल्य पर है वो 13.69 लाख करोड़ है। इसमें वो स्थिर मूल्य पर राजस्थान की एनएसडीपी में वृद्धि दर 8.10% और प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जो है वो एनएसडीपी उसमें है वो वृद्धि दर है 12.70%। और इसको है वो जीएसडीपी से रिलेट करा है वो याद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें और इसमें वृद्धि दर में वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये थी एनएसडीपी और जीएसडीपी में क्या अंतर होता है। तो एनएसडीपी है वो जीएसडीपी में से जो घिसावट या मूल्यह्रास
उसको वो निकाल लिया जाता है ताकि शुद्ध स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो निकल कर आए। तो ये एनएसडीपी और जीएसडीपी अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। ये भी अब अपने पहले चैप्टर में, सब पहले चैप्टर में है, तो पीसीआई पर कैपिटा इनकम, इसको अपन देखते हैं। ये भी है वो दो मूल्यों पर निकाली जाती है, बुनियादी मूल्य या आधार जो स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, दो प्रकार से मूल्यों पर निकाली जाती है, ताकि इसमें भी वो पता चल सके कि जो प्रति व्यक्ति है यानी एक व्यक्ति की आय है औसतन, उसमें वो कितनी वृद्धि हुई। तो पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, तो पर कैपिटा इनकम का वो जो फॉर्मूला होता है वो एनएसडीपी, जैसा कि अपन ने अभी एनएसडीपी बटा पॉपुलेशन। एनएसडीपी यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में उसकी जनसंख्या का भाग देने पर है वो क्या आता है, तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला ध्यान रखना, एनएसडीपी बटा पॉपुलेशन। एग्जाम में वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ऑप्शन में वो एमसीक्यू सवाल में, तो इसको वो फॉर्मूला भी ध्यान रखना, कंसेप्ट ध्यान रखना, और जो इसके पीछे जो डाटा है उसको भी अपन को ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है इसमें वो स्थिर मूल्य और वही प्रचलित मूल्य, इसमें वो किस प्रकार इसमें वो वृद्धि की गई और किस प्रकार कितने डाटा मतलब प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की कितनी है। अब अपन देखते हैं राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, स्थिर कीमतों पर कितनी है। स्थिर कीमत आने की स्थिर वर्ष जो 2011-12 है उस वर्ष है वो राजस्थान की जो मूल्य होते हैं उसको है वो कीमतों को आधार मान लिया जाता है। तो उसके अनुसार अब राजस्थान की जो है वो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 90,831 रुपये, ये वो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्य पर। जबकि प्रचलित कीमतों पर अपन बात करें तो राजस्थान की जो प्रचलित कीमतों पर है वो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वह 1,67,864 रुपये, ये है वो प्रचलित कीमतों पर है। जबकि 90,831 रुपये ये है वो स्थिर मूल्य पर है। अब अपन देखते हैं कि जो स्थिर मूल्य पर उसमें वो कितनी है वो ग्रोथ रेट हुई है पर कैपिटा इनकम में, तो इसमें है वो 92%, और इसमें वो प्रचलित मूल्य, इसमें वो कितनी वृद्धि दर आगे गई है, जो राजस्थान की जो पर कैपिटा इनकम है तो उसमें है वो 11.49%, 11.49% है वो, इसमें वो वृद्धि हुई है पर कैपिटा इनकम प्रचलित मूल्य पर। जबकि जो इसमें स्थिर वर्ष है इसमें वो 6.92% है वो वृद्धि हुई है पर कैपिटा इनकम में स्थिर मूल्य पर। तो ये थी पर कैपिटा इनकम प्रचलित व्यक्ति मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें है वो किसका भाग दिया जाता है, पॉपुलेशन का, तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगी। और प्रति व्यक्ति आय भी दो कीमतों पर निकल जाती है, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। जिसमें वो स्थिर मूल्य पर स्थिर कीमतों को लिया जाता है तो वो 90,831 रुपये राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। ऐसा 2-3-4 बार बोलोगे तो भी याद हो जाएगा। और जो प्रचलित मूल्य पर है वो कितनी है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, 1,67,864 रुपये। अब स्थिर मूल्य पर वृद्धि कितनी है, 6.92%, जबकि प्रचलित मूल्य पर वृद्धि कितनी है, तो 11.49%, इसमें वो प्रचलित मूल्य पर वृद्धि है। तो ये आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। अब अपन देखते हैं GSVA, ये वो इंडेक्स होते हैं जो कि अपन के वो जो अर्थव्यवस्था है उसके वो सूचक होते हैं, उनको अपन देख रहे हैं। अपन ने देख लिया GSDP देख लिया यानी कि राजस्थान की जो GDP उसके बारे में देख लिया, NSDP के बारे में देख लिया, GSDP जिसमें वो जैसे कि अपन रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, 4 चीज़ें शामिल होती हैं कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को लिया जाता है, उसका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है और वो उत्पादित कहाँ होनी चाहिए, तो किसी देश या राज्य के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित होनी चाहिए। किसी देश के घरेलू क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उसको वो टोटल कर रहा है वो राजस्थान की GSDP निकाली जाती है। तो इसमें अपन ने 4 चीज़ें देखी, कौन कौन सी 4 चीज़ें इसमें अपन ने देखी, यानी कि एक वर्ष या कहते हैं निश्चित समयावधि, सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, और उसके बाद में अपन मतलब जो तीसरा पॉइंट इसमें वो उसका क्या लिया जाए, मौद्रिक मूल्य। वैसे वस्तुएं तो अपार है, वस्तुएं और सेवा तो अनगिनत है, तो इसमें वो इसका वो क्या निकाला जाता है, मौद्रिक मूल्य, ताकि वो GSDP आसानी से निकाली जाए, मौद्रिक मूल्य। और वो उत्पादित कहाँ होने चाहिए, तो किसी देश के घरेलू क्षेत्र में,
घरेलू क्षेत्र में। इन 4 चीज़ों का जीडीपी में ध्यान रखना होता है जीडीपी। फिर अपन ने देखा एनएसडीपी। एनएसडीपी में क्या होता है, तो एनएसडीपी में वो इसका होता है जीएसडीपी आई है, जीएसडीपी। यहाँ जो देश की बात करें तो एनडीपी, उसमें वो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास घटाया जाता है, जबकि अपन स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एनएसडीपी, तो इसमें जीएसडीपी माइनस जो मूल्यह्रास है उसको वो घटा दिया जाता है। फिर अपन ने देखा जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका जो एनएसडीपी होती है, एनएसडीपी उसमें है वो पॉपुलेशन का भाग दिया जाता है, तो क्या निकल के आता है, पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। तो इन वो 3 चीज़ों के बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं कि जो जीएसवी है वो क्या है। तो देखो, अब जब अपन ने देख ला जीएसडीपी देखी, एनएसडीपी देखी, इसमें वो एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि इससे वो सेक्टर वाइज पता नहीं चलता कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का कितना, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का कितना योगदान है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें है वो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है, वो अपन है उसको जीडीपी से पता नहीं चलता, क्योंकि जीडीपी में सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लिया जाता है, टोटल कर दिया जाता है। अब उससे वो अलग अलग पता नहीं चलता कि भाई वो कृषि क्षेत्र का और उद्योग विनिर्माण क्षेत्र इसका वो कितना योगदान है। तो उसके लिए वो क्या निकाला जाता है, जीएसवीए, जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट, सकल राज्य मूल्यवर्धन। उसके लिए वो सकल राज्य मूल्यवर्धन, इससे वो क्या पता चलता है, क्यों निकाला जाता है, तो जीडीपी और इसमें एक फर्क होता है। उसका वो मतलब ये है वो सेक्टर वाइज है वो योगदान निकालने में है वो वो मदद करता है। सेक्टर वाइज योगदान निकालना, तो उसके लिए वो जीएसडीपी या जीडीपी न निकालकर जीएसवी निकाला जाता है। तो अपन देख लेते हैं एक इसको जो जीएसडीपी, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई किसान है जो आलू की खेती करता है, और वो उसने वो आलू का उत्पादन किया, और उसने वो आलू को है वो 30 रुपये पर केजी या 20 रुपये, मान लो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से है वो बेच दिए किसी, कोई कंपनी है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लो, मैन्युफैक्चरिंग ये कोई कंपनी, इसको है वो इसने वो किसान ने 20 रुपये पर केजी के हिसाब से है वो इसको बेचती है कंपनी को। अब इसने इसका वैल्यूडेट होगा क्योंकि इसने आलू की वो ग्रेडिंग की, साफ सफाई की है, और उसको वो मतलब उसको चिप्स बनाने की कंपनी मान लीजिए, चिप्स बनाने के लिए उसको वो काटा, साफ सफाई की है, तो उसने इसका वो वैल्यू एडिट हुआ होगा, मतलब इसमें 20 रुपये से खरीदा और इसने इसका मान लीजिए 10 रुपये वैल्यू एडिट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने वो 10 रुपये उसकी वैल्यू में ऐड कर दिया, क्योंकि उसका जो कॉस्ट आई है उसको और प्रॉफिट उसको भी निकालना होता है, तो इसने वो 10 रुपये इसमें ऐड कर लिया। फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने वो आलू के वो उसको काट कर वो चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये मान लीजिए कोई ऐसी एक कंपनी है जो सप्लाई का काम करती है, और जो जिस ब्रांड की, जैसे कि मान लीजिए बालाजी वेफर्स या बालाजी जो कंपनी, और भी बहुत सारी कंपनी है, अपन मान लीजिए ये बालाजी कंपनी, ये क्या करती है, तो ये वो अपनी ये वो जो पैकिंग उस पर अपना लोगो वो सब लगाती है, और फिर इसको पैकिंग कर रहा है, वो सप्लाई का काम करती है। तो इसमें भी इससे वो कार्य किया, तो इसका भी वैल्यू एडिट हुआ होगा। मान लीजिए इसने वैल्यू एडिट किया अपना 15 रुपये, इसने वो चिप्स को कन्वर्ट किया, और फिर वो चिप्स को वो पैकिंग किया, और उस पर अपना वो पैकिंग और मतलब सब और सप्लाई किया। तो ये वो सप्लाई का काम कर, पैकिंग करे वो सप्लाई करती है। इसने अपना वैल्यू एडिशन कितना किया, 15 रुपये। तो अब कितना हुआ इसका, वो 10 रुपये इसने 30 रुपये में इसको, और ये वो 15 रुपये इसने वैल्यू एडिट की। तो ये वो बाजार में कितने में अंतिम कितने मूल्य की वस्तु बनी, 20, 10 रुपये इसने ऐड किए, 30 और 15 45 रुपये। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी वो जीडीपी कितनी है, तो आप बताओगे सर 45 रुपये, क्योंकि अंतिम वस्तु ये हुई बालाजी वेफर्स, अंतिम वस्तु। अब इसका उपभोग करेंगे कंज्यूमर, तो ये अंतिम वस्तु होगी, और अंतिम वस्तु का लिया जाता है जीडीपी में, तो ये 45 रुपये। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, क्योंकि जैसे ही इसका प्रोडक्शन हुआ तब इसमें कौन अवतरित हो जाता है, गवर्नमेंट। जैसे ही किसी वस्तु का उत्पन्न होता है तो सरकार है वो इसमें अवतरित होती है, भाई लाओ आपने उत्पादन किया, टैक्स लाओ, क्योंकि सरकार पर ज़्यादातर वो पैसे टैक्स से ही आते हैं। तो वो अब इस मान लो ये अंतिम वस्तु बनकर तैयार होगी, इस पर वो गवर्नमेंट ने 5 रुपये का टैक्स ले लिया, जो वेफर बनाई है चिप्स उसका, और इस पर वो 2 रुपये की सब्सिडी दी गई। अब इसमें वो जीएसटी कितना होगा, मतलब तो 45 + 5 कितने हुए, 50 में से 2 48 रुपये।
अब कहेंगे जीडीपी है वो कितनी है, जो जीडीपी है वो अंतिम वस्तु दी हुई 48 रुपये। लेकिन इसमें शामिल क्या है, ये जो टैक्स है वो भी इसमें शामिल है। रियल तो 45 थी, 48 कैसे किस वजह से हुई, क्योंकि इसमें टैक्स को शामिल कर दिया और जो सब्सिडी है उसको है वो निकाल दिया, यानी कि टैक्स शामिल है। ऐसे तो गवर्नमेंट है वो टैक्स को बढ़ाकर अपनी जीडीपी को बढ़ा सकती है। जैसा कि मान लो अभी यहाँ पर टैक्स 5 रुपये, तब जीडीपी 48 रुपये आएगी। इसके मान लो टैक्स है वो गवर्नमेंट है वो 15 रुपये कर दे, तो जीडीपी कितनी आएगी, 58 रुपये आएगी। तो ऐसा तो गवर्नमेंट है वो किसी वस्तु और सेवा पर टैक्स बढ़ाकर अपनी जीडीपी बढ़ा सकती है, लेकिन ये कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं। अब भाई आप टैक्स बढ़ाकर जीडीपी को बढ़ते हुए बता रहे हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। तो इसमें है वो जो जीएसडीपी होती है, सॉरी जीएसवीए, उसमें क्या होता है कि जीएसवीए बराबर जीएसडीपी, इसमें से वो टैक्स को घटा दिया जाता है, टैक्स को इंक्लूडिंग नहीं किया जाता, क्योंकि टैक्स बढ़ाकर है वो जीडीपी को बढ़ाना कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है। ऐसे तो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाकर अपनी जीडीपी को बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें वो जो जीएसवी, इसमें जीएसडीपी माने से टैक्स और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। हाँ, सब्सिडी आप दे सकते हो, वो आपको जीएसवी में इंक्लूड किया जाएगा, आप जितना दे सकते हो वो दे दो। तो इसलिए ये वास्तविक सेक्टर वाइज का पता चलता है। अब अपन देख लें, मान लीजिए ये 48 रुपये फाइनल है, वो जीडीपी कितनी आई थी, 48 रुपये। अब इसके साथ इसको टैक्स को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो। टैक्स कितना लगा था, 5 रुपये, प्लस सब्सिडी कितनी है, 2 रुपये, तो इसको वो इसमें जोड़ देंगे। अब 48 जो 48 इसमें से 5 गए, कितने रहे, 43, 43 प्लस 2 कितने हुए, 45। तो यही 45 आ रहा था। अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य, तो ये रियल है वो जो जीडीपी है, मतलब वो ये 45 रुपये। इसमें तो क्या टैक्स शामिल था, इसलिए अपन जीएसवी में जीएसडीपी में से टैक्स घटा देते हैं, ताकि वास्तविक है वो जो विकास उसका है वो वास्तविक मूल्यवर्धन का या फिर सेक्टर वाइज जो है योगदान था उसका पता चल सके। इससे वो टैक्स शामिल होता है, ताकि टैक्स को घटा दिया जाता है ताकि वास्तविक ग्रोथ है उसका वो पता चल सके, और उसमें वो सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। तो अपन ने वो टैक्स को घटा दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया, तब कितना आया अंतिम वस्तु जो कि जीडीपी वो 45, और पहले कितनी आ रही थी, 48, क्योंकि इसमें क्या शामिल था, टैक्स। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि जो जीएसवी है वो क्यों निकालते हैं। जीएसवी है मतलब एक तो इसका वो फायदा क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो इसमें वो टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि वास्तविक जो जीडीपी वो सामने आती है। दूसरा फायदा क्या है, तो इसमें वो सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। जैसे अभी मान लो अब पूछेंगे कि भाई आपकी जो जीडीपी है इसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, तो बता देंगे कि 20 रुपये। और जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका कितना योगदान है, तो उसका कितना योगदान है, 10 रुपये। और जो सर्विस सेक्टर है उसका कितना योगदान है, सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है, 15 रुपये। अब इसको जोड़ो, कितने हुए, 20 और 30 और 45 अपनी जीडीपी पे कितनी आ रही है, 45। तो इस प्रकार है वो इसमें है वो टैक्स को घटा दिया जाता है, ताकि है वो जो ग्रोथ रहे जीडीपी वास्तविक जीडीपी निकल कर आए। और दूसरा फायदा ये है कि इसमें वो सेक्टर वाइज पता चलता है कि भाई एग्रीकल्चर का 20 योगदान है जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग का 10 रुपये और 15 रुपये है वो जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान है। तो जीएसवी क्यों निकालते हैं, क्योंकि इससे वो सेक्टर वाइज है वो जो अर्थव्यवस्था में जो सेक्टर अलग अलग सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर, कृषि, उद्योग या विनिर्माण और सर्विस, उसका वो योगदान कितना है उसको निकालने के लिए जीएसवीए को निकाला जाता है। अब अपन देख लेते हैं इसके जो डाटा है राजस्थान के पर्सपेक्टिव में, राजस्थान के उसमें वो जो जीएसडीपी वो कितनी है उसको अपन देख लेते हैं। सॉरी, जीएसवीए वही 2 कीमतें, एक तो स्थिर मूल्य पर और दूसरा है वो प्रचलित मूल्य, दोनों कीमतों पर निकाली जाएगी ये भी। तो स्थिर मूल्य कौन सा लिया जाता है, 2011 बार, आधार वर्ष 2011 बार लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जीडीपी निकालने में कौन सा आधार वर्ष किसको रखा गया है, तो उसमें भी ध्यान रखना 2011-12। और इस स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जो जीएसवी है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, वो कितना है, तो उसकी बात करें तो स्थिर मूल्य पर जो जीएसवी है वो है 7.81 लाख करोड़, इसका ध्यान रखना, लाख करोड़। और बात करें प्रचलित मूल्य उस पर है वो जो जीएसवी वो कितनी है, तो इस पर है वो जो जीएसवी है वो 14.28 लाख करोड़, ये भी ध्यान रखना। इसकी इकाई कितनी, लाख करोड़। प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की प्रचलित मूल्य पर जीएसवी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कितना है,
तो वो 14.28 लाख करोड़, जबकि स्थिर मूल्य पर GSVA राजस्थान के जो GSVA वो कितना है, तो वो है 7.81 लाख करोड़। ये डाटा ध्यान में रखना है। अब इसकी बात करें ग्रोथ रेट, वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर, तो जो स्थिर मूल्य पर GSV है उसमें वो वृद्धि दर कितनी है, 6.94%, जबकि इसमें वो कितनी है, जो प्रचलित मूल्य इसमें वो वृद्धि कितनी है, तो 11.84%। राजस्थान की GSVA यानी कि GSVA में स्थिर जो प्रचलित मूल्य उसमें वो वृद्धि दर कितनी है, तो 11.84% वृद्धि दर है कितनी टोटल GSVA, तो 14.28 लाख करोड़ किस पर, प्रचलित मूल्य पर, क्योंकि स्थिर मूल्य पर बात करें तो 7.81 लाख करोड़, और जो ग्रोथ रेट है वो 6.94। जो आपने इससे पहले देखा था जो NSDP है उसमें और इसमें थोड़ा देख लेना है, जो ये वृद्धि दर इसमें एक में मतलब रिलेट कर सकते हैं, जैसा कि उसमें 11.49% था जबकि इसमें 11.84% है, तो दो चीज़ों को आप वो इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। उसमें 6.92 या फिर 6.94 है, तो इसमें वो 6.92 होगा। ये डाटा देख लेना थोड़ा, ग्रोथ रेट है जो स्थिर मूल्य पर जो ग्रोथ रेट है वो 6.94% है, यहाँ उसमें वो 94 होगी तो इसमें 92 होगी, मतलब इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हो। अब अपन ने देख लिया कि GSVA स्थिर मूल्य पर कितनी है और प्रचलित मूल्य पर टोटल कितनी है, लेकिन GSVA का जो दूसरा फायदा होता है वो क्या होता है, सेक्टर वाइज, इसको वो सेक्टर वाइज निकालने के लिए निकाला जाता है। GSVA की अलग अलग कृषि क्षेत्र, उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र, उसमें वो कितना योगदान है, तो उसके भी अपन फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो GDP है वो उसका जो GSVA है उसमें वो अपन देख लेते हैं कि स्थिर मूल्य पर जो है वो इसका वो कितना मूल्यवर्धन है, जो कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र और सर्विस सेक्टर, इसका वो कितना योगदान है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखो, फिर किसी भी अर्थव्यवस्था में देखो जो भी विकसित है उसमें वो कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता है। अपने भारत की इकोनॉमी उसमें भी है वो कम होता है, और राजस्थान की भी इसमें भी है वो अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, और जो दूसरे सेक्टर विनिर्माण सेक्टर और सर्विस सेक्टर इससे वो कम होता है। और कृषि क्षेत्र का योगदान कम होना चाहिए उस बाकी वालों की तुलना में, और बाकी वाले इसका मतलब ये नहीं कि कृषि का उत्पादन कम कर दें और कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान को कम कर दें। इसका मतलब जैसे कि ये लाइन है, दो लाइन, इसका मतलब कृषि क्षेत्र का योगदान कम करें, इसका मतलब ये नहीं कि इस लाइन को है वो छोटा कर दें, इसका मतलब ये है कि जो पास वाला लाइन है उसको बड़ा कर दें, तो ये अपने आप इसका योगदान कम हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ये सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर से ये ज़्यादा होना चाहिए और इससे भी सर्विस सेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। ये किसका सूचक है, विकसित अर्थव्यवस्था के सूचक है, जिसमें कृषि का योगदान कम हो, उससे ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र का और उससे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का हो। तो विकसित राष्ट्र या विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का होता है, और उस वो पता कैसे चलता है अलग सेक्टर वाइज, तो वो है GSV, अपन ने देखा GSV से इसको वो पता लगाते हैं। अब अपन देखते हैं कि GSV राजस्थान की जो GSV उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो कृषि क्षेत्र का उसमें योगदान है 26.21%। ये किसका है, एग्रीकल्चर का। और विनिर्माण क्षेत्र का यानी कि मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, विनिर्माण का क्षेत्र का योगदान की बात करें तो उसमें वो 29.84%। यह वो किसका योगदान है, विनिर्माण क्षेत्र का। और अपन बात करें यदि जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान कितना है, सर्विस सेक्टर का, तो उसका है वो 43.95%। ये किस पर बात कर रहे हैं अपन, स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्यों पर। इसको भी प्रचलित मूल्यों पर भी निकाला जाता है, लेकिन वो क्या अभी है वो साथ में ज़्यादा डाटा हो जाएंगे तो फिर आपको याद करने में आसानी नहीं रहेगी, इसलिए वो इसको स्थिर मूल्य पर देखते हैं। यानी कि जो GSV है वो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 26.21%, और जो अपनी GSV है राजस्थान की उसमें वो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 29.84%, और जबकि सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है, तो 43.95%। इसको वो आपको ध्यान रखना है, और भी प्रचलित मूल्य वो है वो ज़्यादा डाटा हो जाएंगे, इसलिए वो इसको स्थिर मूल्य पर ही देख लें। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा, आज की क्लास में अपन ने देखा कि NSDP क्या होती है, GSDP GDP क्या होती है, GSV सकल राज्य मूल्यवर्धन ये क्या होता है, और इसी के साथ है वो पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो इसको वो समराइज कर लेते हैं। यानी कि पहले क्या देखा आपने, GSDP में जैसा कि चार चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या,
अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को लिया जाता है, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। दूसरी चीज क्या होती है, इसका क्या लिया जाता है, मौद्रिक मूल्य। वस्तुएं तो बहुत होती है लेकिन उसको जीडीपी निकालने के लिए उसको क्या लिया जाता है, उसको मूल्य में कन्वर्ट कर उसका मौद्रिक मूल्य है वो लिया जाता है, मौद्रिक मूल्य। और ये उत्पादित कहाँ पर होनी चाहिए, तो घरेलू क्षेत्र में उत्पादित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी विदेश में उत्पादित की है भारतीय ने उसको भी जीडीपी में इंक्लूड कर लो, नहीं, इसमें वो घरेलू क्षेत्र में उत्पादन होना चाहिए। और चौथा क्या है, एक निश्चित समयावधि, निश्चित समयावधि उसको है वो जीडीपी पे इंक्लूड करता है। फिर अपने जीडीपी की डाटा देख लिए और उसके बाद है वो अपने देखा कि एनएसडीपी क्या होती है, एनएसडीपी। तो इसका वो ध्यान रखना, एनएसडीपी बराबर जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास, जो गिरावट होती है चीज़ों की वो उसको वो निकाल लिया जाता है, तब है वो एनएसडीपी निकल के आती है। और ये कितनी एनएसडीपी वो है वो डाटा अपने देख लिए। इसके बाद अपन देखा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम वो कितनी होती है, तो जो पर कैपिटा इनकम होती है वो एनएसडीपी होती है, एनएसडीपी। उसमें किसका भाग दिया जाता है, जनसंख्या, पॉपुलेशन का भाग देने पर क्या निकल के आता है, तो जो पर कैपिटा इनकम होती है वो। और इन सभी को किस पर, स्थिर वर्ष और जो प्रचलित कीमतें और स्थिर कीमतें, उन दोनों पर है वो इसको निकाला जाता है। फिर अपन ने क्या देखा, जीएसवीए, जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। इसको क्यों निकालते हैं, ऊपर देख लेते, इसको क्यों निकालते हैं, क्योंकि इससे वो एक तो क्षेत्र वाइज पता चलता है, सेक्टर वाइज कितना योगदान है, सेक्टर वाइज योगदान का पता चलता है कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है अर्थव्यवस्था में, उद्योग क्षेत्र और विनिर्माण सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है। और उसके दूसरा वो इसमें वो क्या होता है, रियल यानी कि टैक्स को निकाल लिया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना, यानी कि जीएसडीपी माइनस टैक्स प्लस किसको जोड़ दिया जाता है, सब्सिडी को। तो क्या निकल के आता है, इससे निकल के आता है जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जीएसडीपी उसमें से टैक्स को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो, क्या निकल के आएगा, जीएसवीए। तो इसका वो अपने वो डाटा देख लिया, यानी कि जो जीएसडीपी है उसमें वो कितना है, तो 8.45 लाख करोड़ वो स्थिर मूल्य पर है, जबकि वो प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो 15.28 लाख करोड़ है। इसमें वो वृद्धि दर कितनी है, जीडीपी इस जो जीएसडीपी है राजस्थान की उसमें वृद्धि दर कितनी है, तो 8.03% वृद्धि दर है। प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर कितनी है, उसमें प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर है वो 12.56% है। फिर अपन ने देखा कि जो एनएसडीपी है उसका वो कितना योगदान है, तो उसमें वो जो कितनी वृद्धि दर है, तो यहाँ पर 8.03 है, तो वहाँ पर है 8.10%, यानी कि 0.07% वृद्धि हुई इसमें। और यहाँ पर जो जीडीपी या जीएसडीपी उसमें 12.56% है, तो इसमें एनएसडीपी में कितनी है, तो उसमें वो 12.56 की जगह 12.70% ये वृद्धि है। तो ये और आपस में समान है और ये भी आपस में समान है। फिर अपन ने देखा पर कैपिटा इनकम और जो जीएसवी है उसके भी डाटा काफ़ी है, उसमें वृद्धि दर में सेम है। तो ये वो अपन ने आज की क्लास में देखा कि जीएसडीपी क्या होती है, एनएसडीपी, जीएसवी है, पर कैपिटा इनकम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि इसको वो कंसेप्ट को समझा जाए। डाटा तो इसमें जैसा कि मैंने बताया, डाटा की अगले चैप्टर है वो अलग अलग, एक जैसे कि सर्विस सेक्टर है तो इसका पूरा एक चैप्टर है, कृषि क्षेत्र तो इसका पूरा चैप्टर है, इसमें वो इसको और भी है वो अपन एलोबरेट करेंगे, तब डाटा तो याद हो जाएंगे। लेकिन ये जो कंसेप्ट है जीएसडीपी क्या होती है, एनएसडीपी क्या होती है, इसको याद करना और समझना ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इसको एक बार दो बार देखें, रिवीजन करें और है वो लिख कर आप इसको चीज़ों को याद करें, तो ये वो आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए अपन है वो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।